दिल्ली 12वीं शताब्दी में ही महत्वपूर्ण शहर बन गया था। जो दिल्ली है वो 12वीं शताब्दी में ही महत्वपूर्ण शहर बन गया था और 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं शताब्दी के आरंभ में और 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों चाहमान ने परास्त किया। किसने परास्त किया? जो तोमरों को अजमेर के चौहानों को चाहमान कहते थे, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इन्हीं के शासनकाल में दिल्ली में देहलीवाल नामक सिक्के ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था। अब दिल्ली के शासक की बात करते हैं कि दिल्ली के शासक कौन कौन थे। तो यहाँ से हम बात करते हैं। वैसे मैंने अभी आपको बताया कि 12वीं शताब्दी में ही महत्वपूर्ण शहर बन गया था दिल्ली और 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब देखो, अब हम बात करते हैं दिल्ली के जो शासक थे वो कौन कौन थे। अब देखो, तोमर, जो बात करते हैं हम आपसे 12वीं शताब्दी में 1165 की बात है। यहाँ के जो शासक थे दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर थे। कौन थे? अनंगपाल तोमर थे। और अनंगपाल तोमर की दो बेटी थी, कपूरी देवी और एक थी रूप सुंदरी। जो रूप सुंदरी थी उसका विवाह हुआ था जो कन्नौज रियासत के विजयपाल थे उनके साथ, और उनसे एक पुत्र हुआ था जयचंद, और जयचंद की बेटी थी संयोगिता। तो ये अनंगपाल की एक दूसरी बेटी थी कपूरी देवी और उनकी शादी हुई थी अजमेर के शासक सोमेश्वर देव के साथ, और उनका पुत्र हुआ था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे, अब होता क्या है, जो संयोगिता है, संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान का अफेयर हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को मतलब उठा ले जाता है, यानी कि गंधर्व विवाह कर लेता है। और संयोगिता के कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में मनमुटाव हो जाता है। और यहाँ तक की बात है कि मतलब जयचंद ने इसी बात को लेकर, संयोगिता के कारण मनमुटाव जो हुआ है, संयोगिता को लेकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को युद्ध का न्योता देता है। और मैं आपको बताऊं, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो उस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था। उसके बाद क्या होता है, जब संयोगिता से शादी कर लेता है पृथ्वीराज चौहान, तो जयचंद को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने सोचा कि मैं किसी भी कीमत पर बदला लूँगा। तो जयचंद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को युद्ध का न्योता दिया और युद्ध के दौरान अपनी सेना देने का भी वादा किया, और जयचंद की बात मान गौरी ने भारत की ओर रुख कर दिया। तो अगर मोहम्मद गौरी दोबारा नहीं आता तो वो सिर्फ जयचंद के कहने पर ही आया था। जयचंद ने उससे वादा कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पृथ्वीराज ने अन्य राजाओं से मदद मांगी, परंतु सभी राजाओं ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की और सभी गौरी के पक्ष में खड़े हो गए। परंतु पृथ्वीराज के पास उस समय 3 लाख सेना थी, जो कि मतलब यहाँ तक की बात है कि जो मोहम्मद गौरी की सेना थी, उसने पृथ्वीराज चौहान की सेना के जो हाथी थे, हाथियों को तीरों से घायल कर दिया। तो हाथी इधर उधर भागने लगे और अपनी ही सेना को कुचल दिया। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और उन्हें वो बंदी बनाकर ले गया और बाद में उनको मार दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि संयोगिता के कारण मनमुटाव हुआ था पृथ्वीराज चौहान में और जयचंद में। तो जयचंद ने किसी भी कीमत पर वो पृथ्वीराज चौहान को समाप्त करना चाहते थे और उन्होंने वही काम किया। यहाँ तक कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और फिर 1192 में 92 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। मैं यहाँ आपको एक बात कहूँगा, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद से कोई भी ताकतवर नहीं था। यदि संयोगिता नहीं होती तो उस समय भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं होती, ये पक्की बात है। अगर संयोगिता के कारण ही मनमुटाव हुआ था इनमें, अगर उस समय नहीं होती तो
ठीक है, संयुक्तता नहीं होती तो मुस्लिम शासन का बिल्कुल भी कोई शासन नहीं होता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद ही पहली बार मुस्लिम शासन की नींव रखी गई। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मुस्लिम शासन की नींव रखी गई और इसी दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया और जयचंद उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया। लेकिन जयचंद की खुशी ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि खैबर के रास्ते मोहम्मद गौरी एक बार फिर भारत आ धमका और इस बार मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि जयचंद कन्नौज का शासक था। और होता क्या है, जब आक्रमण कर दिया तो इस युद्ध में सेना का नेतृत्व जयचंद ही कर रहे थे, तो जयचंद ही कर रहा था। तो जयचंद युद्ध से भाग खड़ा हुआ और वो इटावा के राजा के यहाँ पहुँच गया और गौरी के सैनिक जयचंद का पीछा करते करते इटावा पहुँच गए। जयचंद ने गौरी के 22 सैनिक मार दिए। आज इटावा में आज भी 22 सैनिकों को इटावा में 22 ख्वाजा के नाम से जाना जाता है और इसी जगह पर गौरी के सैनिकों ने जयचंद को मारा था। बाद में जयचंद को मार दिया था गौरी के सैनिकों ने भी। तो जयचंद ने ये कहा था मोहम्मद गौरी से कि आप मेरे साथ युद्ध क्यों लड़ रहे हो, मैं तो आपके साथ था। तो मोहम्मद गौरी ने कहा था कि जब तू अपने भाई का ही नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर जयचंद और पृथ्वीराज चौहान एक साथ रहते तो मुस्लिम शासन हिंदुस्तान में नहीं आता। उस समय तो बिल्कुल भी नहीं आता, बाद में जो होता देखा जाता। तो होता क्या है, देखो गौरी तो वापस आ गया, पर उसने अपने दास जो गुलाम था, गुलाम कौन था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। उस समय ये जो राजा होते थे अपना गुलाम रखते थे और गुलाम पर बेटे से ज़्यादा विश्वास करते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और उसको वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके सबसे काबिल गुलामों में से एक था और जिसने एक साम्राज्य की मतलब स्थापना की। तो होता क्या है, वो अपने मतलब गुलाम को वहाँ का सत्ता सौंप के आता है। तो जब वो वापस आ रहा था तो मोहम्मद गौरी जब वापस अफ़गानिस्तान जा रहा था तो रास्ते में धमिक जो कि पाकिस्तान में है, खोकर जाटों ने उसे घेर लिया और रामलाल खोकर जाट ने अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ मिलकर उसको मार दिया। किसको मार दिया? मोहम्मद गौरी को मार दिया। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी का अंत हो गया और यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने जो है अपना दिल्ली में साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम थोड़ा सा कहानी के द्वारा ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक, प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो मैं आपको बताऊं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने 1206 से, ठीक है, और ये जो गुलाम वंश रहा वैसे 1206 से 1290 तक रहा और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासक रहा। ऐबक को चंद्रमा का देवता भी कहा जाता था। उसने कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए वह कुरान खान के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तो कहने का मतलब यह कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम के नाम से दिल्ली में भारत की पहली मस्जिद बनवाई और ऐबक ने बख्तियार काफी के नाम से दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनवाया। ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनवाया, ठीक है। अब होता क्या है, ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपूताना में जमकर कहर बरसाया और उदयपुर के कुंवर करण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया। कुंवर का एक स्वामी भक्त घोड़ा था, वो बहुत मानता था अपने स्वामी को, जो उनका घोड़ा था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को पसंद आ गया, वह उसे भी अपने साथ ले गया। एक दिन कैद से भागने के प्रयास में कुंवर रणजीत जो कुंवर थे, कुंवर करण सिंह को सजाए मौत दी गई और मौत के मतलब कि वो भागने की कोशिश की थी करण सिंह ने, तो इसलिए उनको मौत की सज़ा सुनाई। तो उनको मौत के लिए कहाँ ले जाया गया? जन्नत बाग में। तो तय ये हुआ कि राजकुमार का सिर काटकर उससे पोलो खेला जाएगा। जो करण सिंह थे
उनका सर काटकर उससे पोलो खेला जाएगा। कुतुबुद्दीन खुद कुंवर साहब के घोड़े पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग में आया और सुबरक नाम था घोड़े का नाम। सुबरक ने जैसे ही राजकुमार को कैदी अवस्था में देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और सिर कलम करने के लिए कुंवर साहब की जंजीर को खोला गया, तो सुबरक से रहा नहीं गया। तो सुबरक से बिल्कुल भी मतलब रहा नहीं गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन बातों पे थोड़ा ध्यान देंगे तो सुबरक पे रहा नहीं गया। और उसने क्या होता है कि उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक को उछलकर गिरा दिया और उसकी छाती पर अपने पैरों से मजबूत वार किए, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक के प्राण पखेरु हो गए और इस्लामी सैनिक देखते रह गए। और मौके का फायदा उठाकर कुंवर साहब घोड़े पर बैठे और सुबरक ने बाजी लगा दी, मतलब कि वो बिल्कुल वहाँ से ठीक है। और लाहौर से उदयपुर बिना रुके घोड़ा उदयपुर के महल में सामने आकर रुका और राजकुमार घोड़े से उतरे और अपने प्रिय को पुचकारने के लिए हाथ बढ़ाया, तो वहाँ सिर्फ वो एक जैसे एक प्रतिमा होती है बना हुआ खड़ा था। परंतु देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इतिहास में मिलता नहीं है। और जबकि फारसी की कई पुस्तकों में ऐबक की मौत इसी तरह से बताई गई है, क्योंकि वो करण सिंह की वो जो पोलो, ये तो आपने पढ़ा है कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर डेथ हो गई। कैसे हुई? क्योंकि वो करण सिंह के सर काटकर पोलो खेलना चाहता था, तो उनका जो घोड़ा था सुबरक ने ही ये सब किया था। तो इस तरह से मतलब मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद देखिए बात करते हैं हम इल्तुतमिश की। देखो इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश जो है इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का वो गवर्नर था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था और इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐबक के समय लाहौर थी। ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू कराए गए कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने मीनार का निर्माण शुरू किया था। पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने जो है उसको मतलब पूरा कराया था। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान दीजिए। और इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीरों और गुलामों का संगठन बनाया। इल्तुतमिश ने संगठन बनाया था जिसे चालीसा दल एवं तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई और इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाया। किसको बनाया? रजिया सुल्तान को बनाया था। वो उसकी बेटी थी। लेकिन अमीरों ने इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया और फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी माँ ने शासन किया। इसी कारण वहाँ विद्रोह शुरू हुआ। और मैं आपको बताऊँ पहली बार जन समूह के निर्णय अनुसार रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। रजिया जो थी वो कहाँ बैठी? सुल्तान की गद्दी पर बैठी। और रजिया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। और रजिया ने केवल 3.5 साल ही राज्यकारी किया, परंतु वो एक बहुत ही सफल और असाधारण शासिका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और वह पहली महिला मतलब शासक थी। उसका पूरा नाम क्या था? रजिया उल दीन। और उसका जन्म जो हुआ था 1205 ईस्वी में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी 14 अक्टूबर 1240 कैथल हरियाणा में हुई थी। ये बात है रजिया की। ठीक है, अब बात आती है गयासुद्दीन बलबन की। तो देखो जो गयासुद्दीन बलबन था एक इलवरी तुर्क था और अपनी योग्यता और कूटनीति के कारण वह इल्तुतमिश द्वारा निर्मित चालीसा दल में शामिल था। देखो इल्तुतमिश ने जो 40 लोगों का 40 गुलाम मतलब 40 लोगों का एक दल बनाया था, उनमें शामिल था वो। बलबन
ने रजिया सुल्तान को अबदस्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। बलबन जो था उसने रजिया को हटाने में, शासक से हटाने में बहुत ही भूमिका निभाई थी और अपनी चालबाजी से नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। नासिरुद्दीन महमूद कौन था? इल्तुतमिश का पोत्र था और उसकी मृत्यु के पश्चात 1266 में खुद सुल्तान बन गया। कौन बन गया? ठीक है, बात बलबन की कर रहे हैं। गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पाबोस का नियम लागू किया। सिजदा और पाबोस, सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने दंडवत झुकना और पाबोस का अर्थ होता है कदम चूमना। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इतिहासकार मानते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद को जहर बलबन ने ही दिलवाया था। इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा दल तुर्कान ए चहलगामी का अंत किया, क्योंकि ये सभी समय के साथ महत्वाकांक्षी हो गए थे। जो 40 लोग थे, गुलाम थे उनमें, ठीक है, और सुल्तान के मार्ग में बाधा बनने लगे थे। बलबन ने छोटे छोटे अपराधों के लिए अमीरों को दंड दिए, जिससे चालीसा का अंत होने में समय नहीं लगा। बलबन ने राजा के देवीय अधिकार का समर्थन किया। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर की छाया है। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। ठीक है। बलबन ने ईरानी त्योहार नौरोज को शुरू किया और बलबन ने खुद को उच्च वंश का बताया और कहा, जब भी मैं किसी निम्न वंश के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता है। यहां तक की बात करता था वो। बलबन ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, जिसमें विद्रोहियों की हत्या कर उनकी पत्नी और बच्चों को गुलाम बना दिया जाता था। जो भी विद्रोह करता था उनकी पत्नी और बच्चों को गुलाम बना दिया जाता था और 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम बातों को अगर अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद बलबन की मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है आपकी खिलजी वंश की। तो देखो, जैसे ही गुलाम वंश का शासन समाप्त होता है तो 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका भतीजा भी था और उसका दामाद भी था। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने, स्थायी सेना की नींव रखी और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। घोड़ा दागने एवं, ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की और अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया। कितना कर दिया? 50% कर दिया, आधा भाग कर दिया। इसने खम्स कहते हैं जो लूट का धन होता है, मैं सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। अगर आपसे पूछे कि भाई खम्स क्या होता है? लूट का जो धन होता है। जमियत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला, 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं तुगलक वंश की। किसकी बात करते हैं? तुगलक वंश की, जो कि तुगलक वंश रहा 1320 से 1414 तक। तो तुगलक वंश अपनी कट्टरता के लिए कुख्यात था। खिलजी की मृत्यु के बाद फैली अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की और उसके पुत्र मोहम्मद तुगलक ने सल्तनत का राज्य मध्य एशिया तक फैलाया। उसने कृषि सुधार, सांस्कृतिक मुद्रा चलाई और उसने अनेक सुधार किए और उसके बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा, परंतु मृत्यु के बाद जो है क्या होता है कि राज्य लड़खड़ाने लगा। और कहने का मतलब यह है कि 1398 में तैमूर आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को हिलाकर रख दिया। दिल्ली सल्तनत को हिलाकर रख दिया, तबाह कर दिया और फिरोज शाह तुगलक भाग खड़ा हुआ और ठीक है, उसने राज्य नहीं किया और अपना एक क्या होता है कि देखिए अपना एक सैनिक छोड़ दिया जिसका नाम था खिज्र खां। जिसका नाम क्या था? खिज्र खां। और जिसने जो है
सैयद वंश की स्थापना की। क्या की? सैयद वंश की स्थापना की। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखो लोधी वंश आता है और बहलोल लोधी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? बहलोल लोधी आते हैं और बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी और फिर आता है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में हराया था और तभी से मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए भाई, कौन से वंश की स्थापना कब हुई। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, देखो वो क्वेश्चन यहाँ से पता कर सकते हैं, जैसे पिछली बार पता किया था कि रजिया का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1236 से 1240 तक रहा। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण होते हैं। अगर आपसे पता करते हैं कि पांडुलिपि को हम किस तरह से तैयार करते हैं, ठीक है, पांडुलिपि को हम किस तरह से तैयार करते हैं, तो देखो, कागज तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना, जिल्द तैयार करना। तो इस तरह से पांडुलिपि जो है तैयार होती है। उसके बाद देखिए, 13वीं सदी के इतिहासकार फक ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। तो ये पता होना चाहिए कि उसने क्या लिखा था। तवारीख के लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तवारीख के लेखक, अब देखो, तारीख एक वचन है, तवारीख बहुवचन है। ये फारसी भाषा के शब्द हैं। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। पता चल गया आपको। उसके बाद देखिए, 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज एस राज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन सन 1240 में रजिया को सिंहासन से हटा दिया गया। क्वेश्चन पिछली बार पता किया गया था कि रजिया का जो शासनकाल था वो कब से कब तक रहा, तो ये आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। गैरिसन शहर वे किलेबंद शहर होते थे जहां सैनिक रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। तो पता होना चाहिए कि अपने सैनिकों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था। उसके बाद देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने गंगा यमुना के बीच की भूमि पर होने वाली खेती का 50% हिस्सा मतलब कर के रूप में तय किया था। वो अगर आपसे पता करते हैं कि किसने जो है 50% हिस्सा खेती का किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुई। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें, ये मैंने अभी आपसे चर्चा की थी जब मैंने कहानी के द्वारा बताया था। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर दहली ए कुहा में स्थित है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा बनवाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने उसको पूरा कराया। देखो ये आप देख सकते हैं। मस्जिद अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ये जो बेगमपुरी मस्जिद है आप देख सकते हैं, ये देखिएगा बेगमपुरी मस्जिद, ये देखिएगा। उसके बाद दिल्ली में प्रशासन की भाषा फारसी थी। वो पता कर सकते हैं कि भाई दिल्ली में प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदगा। दिल्ली सल्तनत में 3 तरह के कर थे। देखो, कृषि पर
जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, एक मवेशियों पर और एक घरों पर। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना जो आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया था। किसने? चंगेज खां के नेतृत्व में। यह आपको पता होना चाहिए। खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया और ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। क्या कहते थे? इक्ता कहते थे इनको। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का राज्य रहा। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 56 को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राज्यवंश स्थापित किया। शेरशाह सूरी ने 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। किस किस में? ईश्वर जो प्रार्थना करने वाला वर्ग, नाइट युद्ध करने वाला वर्ग, धर्म युद्ध, सैनिक अभियानों की श्रृंखला। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, एक तो 1299 से 1300 में और 1302 से 1303 में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना खड़ी की। तो मैं समझता हूं कि दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया एक छोटा सा कहानी के द्वारा बताने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और भैया एक कमेंट जरूर दें ताकि हम भी जो है मोटिवेट हो सकें। इस तरह से आप करते रहिए और आगे बढ़